सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि ये हमारा का एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 7 की हम बात करेंगे आज। तो हमने पिछली वीडियो में ये पार्ट 6 तक हमने ये डिस्कस किया था कि मौर्यंस का एंड कैसे हुआ। तो मौर्यंस में जो हमने लास्ट डिस्कस किया था वो किया था अशोक के बारे में काफ़ी चीज़ें मेन थी कि इन्होंने जो युद्ध किया था अर्बेला का, जिसमें कहते हैं कि इन्होंने अपने 100 भाइयों की डेथ करके गद्दी पे आए थे। इन्होंने बुद्धिज्म पेट्रोनाइज किया था। उप के नाम के जो बुद्धिस्ट मोंक थे इन्होंने इनको चेंज किया था कलिंग वॉर के दौरान। बिंदुसार के ये आए थे 7 साल के बाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, देन अशोक। तो अशोक ने जब कलिंग वार हुई तो उपगुप्त जो बुद्धिस्ट मोंक उपगुप्त नाम के थे उन्होंने इनको काफ़ी चेंज किया, जिसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया और उसको एज अ मिशनरीज एक्सपेंड किया। उसके लिए इन्होंने अपने लड़के महेंद्र और अपनी लड़की को भी सीलोन में भेजा था पीपल ट्री के साथ, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। तो उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अशोक की डेथ के बाद 200 साल तक मौर्य चला था। तो उनकी डेथ जब हुई तो अशोक की डेथ के बाद जो लेटर मौर्य में डिसाइड हमने किया था उसमें क्या था कि अशोक जैसे मौर्यन एम्पायर था, तो अशोक की डेथ के बाद मौर्यंस जो थे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे। क्या रीजन था कि अशोक जितना पावरफुल था और जितनी इसने एक्सपेंशन की थी उसके बाद वाले जो राजा थे वो उसको चला नहीं पाए, रूल नहीं कर पाए। तो इस वजह से मौर्यन एम्पायर 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ, वेस्टर्न मौर्यन और ईस्टर्न मौर्यन। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो ये जैसे आपका J&K है, ये राजस्थान है, ये आपका इधर है। तो ईस्टर्न वेस्टर्न मौर्यन कौन से हो गए, ये वाले, और ईस्टर्न मौर्यन हो गए ये वाले। अंडरस्टूड। तो वेस्टर्न मौर्यन में हमने देखा था कि ये वाला जो रास्ता रहता है खाइबर पास, सेंट्रल एशिया से जो भी इन्वेडर इंडिया में आते हैं वो इसी रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिवर आ जाती हैं जितनी भी आपकी इंडस झेलम, इधर सी है, तो यही रास्ता खाइबर पास का वाला बचता है। तो ये वेस्टर्न मौर्यंस हो गए, ये ईस्टर्न मौर्यंस हो गए। जो वेस्टर्न मौर्यंस थे उनका बेटा जो था वो कुणाल, उसने रन किया, दशरथ उनके ग्रैंडसन ने। अब वेस्टर्न मौर्यंस के लिए ये हमेशा से चैलेंज रहता है कि यहाँ पे कोई इन्वेडर आ सकता है। तो यही कारण हुआ वेस्टर्न मौर्यंस का एंड हुआ। ईस्टर्न मौर्यंस चले काफी टाइम, पर इनका एंड मतलब आप इसको इस वे में समझिए कि मौर्यंस जब एंड हुए तो मौर्यंस ने जैसे 2 कैटेगरी बना दी, ईस्टर्न और वेस्टर्न मौर्यंस। तो जो वेस्टर्न मौर्यंस थे उस पर फॉरेनर्स आगे रन करने लगे अपना। इन्वेडर्स आए सेंट्रल एशिया से, बैक्ट्रियन आए, उसके बाद साकाज आए, देन पार्थियंस आए, देन कुशन्स आए। और जो ईस्टर्न मौर्यंस थे उनके अपने ही लोग उनको बिट्रे करके आगे आगे रूल करते रहे। ओके। तो वेस्टर्न मौर्यन में जब कुणाल थे उनका एंड हुआ, बैक्ट्रियन इन्वेंशन हुआ जो कि 200 बीसी में, जैसे ये 185 में, तो ये नियर अबाउट 200 बीसी में। अब बैक्ट्रियन इन्वेजन में मैं आपको बताऊं, बैक्ट्रियन इन्वेजन क्या हुआ था, सेंट्रल एशिया सीरिया से बेसिकली डिमेट्रियस करके एक राजा था, उसने 2 कमांडर अपने भेजे थे इंडिया में, एक अपोलोडोटस और एक मिनेंडर। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि 2 कमांडर जो थे अपोलोडोटस और मिनेंडर, इसने इनको इंडिया में भेजा। अब कोशिश क्या की, जब ये इधर से आ रहे हैं तो सबसे मेन चैलेंज तो रहता है कि आपने यहाँ से आगे जाना है। जो अपोलोडोटस थे उसने सिंध को कॉन्कर कर लिया बड़े अच्छे से और उज्जैन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। और मिनेंडर जो थे, मतलब इनका यहीं पे ही खत्म होता है कि इन्होंने सिंध कैप्चर किया था और उज्जैन की तरफ मूव कर रहे थे पर कर नहीं पाए। जो मिनेंडर थे इन्होंने मथुरा तक कैप्चर कर लिया था और ये पाटलिपुत्र कैप्चर कर रहे थे, पर पाटलिपुत्र में जैसे कि ये ईस्टर्न मौर्यंस में आ गए, जो ईस्टर्न मौर्यंस के लोग थे इन्होंने इनको आगे आने नहीं दिया। अभी इस पे मत आइए। तो ये कहने का मतलब मिनेंडर जो थे पाटलिपुत्र तक आ रहे थे, मथुरा तक आ गए थे, और ये उज्जैन तक ही आने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो पाए। तो ये हमारे 2 बैक्ट्रियन थे, जो डिमेट्रियस राजा था उसने जो 2 कमांडर भेजे वो ये थे। अब इनमें इनका इतना फेमस रोल नहीं है। अब मिनेंडर का सबसे मेजर रोल रहता है इसमें, तो मिनेंडर की हम बात आगे करेंगे। तो बैक्ट्रियन इन्वेजन में जो मेन निकल के आया था वो था मिनेंडर। इसमें 20 साल राज किया था ऑलमोस्ट, इंडो ग्रीक था ये। तो मिनेंडर क्या था, मिनेंडर के बारे में यहाँ पे सबसे मेजर चीज क्या है कि मिनेंडर के साथ, यहाँ पे मैंने इसमें आई थिंक लिखा नहीं है, तो मिनेंडर के साथ मिनेंडर ने बेसिकली बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। तो मिनेंडर का जो सबसे मेन है कि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोंक इनको मिले थे वो मिले थे नागसेन। जो इनको बुद्धिस्ट मोंक मिले वो मिले थे नागसेन, जिनके साथ इनकी और इनकी डिस्कशन को मिलिंद पिनाहो के नाम से जाना जाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि किस मिनेंडर के साथ किस बुद्धिस्ट मोंक ने डिस्कशन हुआ था उसके नाम से, कहाँ पे नोट डाउन है, मिलियन पिनाहो में, और मिनेंडर रूलर थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। अंडरस्टूड। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो वेस्टर्न मौर्यंस थे वहाँ पे फॉरेन, वेस्टर्न मौर्यंस जब खत्म हुए, मौर्यंस का एंड हुआ, तो एक तो रूलिंग पार्टी आ गई फॉरेन स्टेट जो वेस्टर्न को कवर कर रही थी, और जो ईस्टर्न को कवर कर रही थी वो थी नेटिव स्टेट्स। ओके, नेटिव स्टेट का मतलब जो इंडिया की ही स्टेट, इंडिया के जो बीट्रे कर करके या लड़ के आगे आए हैं, और एक थे फॉरेन स्टेट। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ओके, अब हम आगे बात, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि फॉरेन स्टेट और नेटिव स्टेट, तो जो फॉरेन स्टेट्स थी, अब हम पहले इसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन स्टेट्स क्या थी? फॉरेन स्टेट्स जैसे देखा बैक्ट्रियन इन्वेजन हुआ, अब ये सारी एक के बाद एक आई हैं। सबसे पहले बैक्ट्रियन इन्वेजन हुआ सीरिया से, एक्चुअल में जो ये आए थे और ये दोनों ये सीरिया से ही आए थे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्ट्रियन इन्वेजन हुआ, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, मिनेंडर और अपोलोडोटस नाम से आदमी आए, इन्होंने आगे आगे बढ़ने की कोशिश की। उज्जैन का मैंने आपको बताया था कि ये उज्जैन तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं कर पाए थे, ये आपको आगे समझ आएगा क्यों। तो मिनेंडर जो थे ये पाटलिपुत्र आ रहे थे पर इनको विश्वामित्र शुंगा ने रोक लिया था, तो ये आगे नहीं आ पाए। तो इनके बाद जो रूलर आए थे वो थे साका। जो साकाज आए थे, साकाज आपके अफगानिस्तान, मथुरा, उज्जैन और डेक्कन तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑब्वियसली जब अफगानिस्तान आए तो अफगानिस्तान तो कवर कर लिया, आपका मथुरा इन्होंने कैप्चर कर रखा था, मथुरा इन्होंने कवर कर लिया। अंडरस्टूड। और मथुरा के बाद जब ये उज्जैन आ रहे थे तो आप सबने यहाँ पे सुना होगा, हम 57 BC की बात करें तो यहाँ पे मतलब अगर आप हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं तो विक्रम संवत नाम से आता है। तो उस टाइम यहाँ पे विक्रमादित्य का राज था, जैसे हम आज में सुनते भी हैं विक्रमादित्य के बारे में। तो उस टाइम उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। जब साका रूलर ने इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश की तो विक्रमादित्य ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया था, साकास को, इनको वहीं पे ही रोक दिया था और हरा दिया था। तो इनको और उस 57 BC में हरा दिया था। तो ये तब आपका जो था विक्रम संवत जो कहते हैं, ये 57 BC में विक्रमादित्य ने साकास को आगे बढ़ने से रोका था। तो साकास का मेजर यहीं पे ही खत्म होता है कि साकास के बाद क्या हुआ था, विक्रमादित्य ने इनको डिफीट किया। तो साकास के बाद आए थे पार्थियंस। पार्थियंस का इतना नहीं है, ईरान से आए थे, गोंडोफर्नेसन नाम के आदमी थे। सेंट थॉमस जो थे क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो इंडिया में आए थे क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाने। तो इन दोनों का इतना खास नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि विक्रमादित्य ने साका रूलर को उज्जैन में हराया था, उज्जैन के राजा थे वो। और उसके बाद जो आए थे वो पार्थियंस आए थे। पार्थियंस के बाद जो आए थे कुशन्स, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन्स जो आए थे, यूची ट्राइब के थे, ये नोमैडिक पीपल थे बेसिकली। तो यूचीज ट्राइब के थे, इसको फाउंडर थे इसके कोजाला कटफिसिस ने इनको फाउंड किया था। इन्होंने आगे काफ़ी चीज़ें, ये लॉर्ड जो कुशन्स थे ये शिव जी के भक्त थे, लॉर्ड शिवा को एम्ब्रेस करते थे ये, इनको लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था। तो फर्स्ट रूलर जैसे फाउंडर हो गए। तो जो सेकेंड रूलर थे वो थे कनिष्क, मोस्ट इंपोर्टेंट कनिष्क रूलर। आप सबने पढ़ा भी होगा इनके बारे में, अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं या मॉक टेस्ट दिए तो कनिष्क के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, और इनके बारे में जितना पढ़ सके उतना मैं कहूँगा बढ़िया रहेगा। जो कनिष्क थे वो सेकंड रूलर थे कुशन्स के। अब ये इतने पावरफुल थे कि इनको सेकंड अशोक कहा जाता है। सेकंड अशोक कहने का मतलब क्या है कि जितना उन्होंने एक्सपेंड किया उतना इन्होंने रूल किया। जितना अशोक ने एक्सपेंड किया था आपका अफगानिस्तान से लेके पाटलिपुत्र नीचे मैसूर तक जाने की कोशिश की थी, उतना इन्होंने भी एक्सपेंड किया था और रूल किया था अच्छे से। तो इस वजह से इनको सेकंड अशोक कहा जाता है। एक रीजन। सेकंड रीजन है कि इन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था जैसे अशोक ने किया था। जितना अशोक ने एम्ब्रेस किया था और इंटरेस्ट दिखा के एक्सपेंशन की थी, उतने इन्होंने एक्सपेंशन और इंटरेस्ट दिखाया था। इतना इंटरेस्ट दिखाया था कि फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम, वो हुई थी कश्मीर में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि कश्मीर में ही है, वो भी इन्हीं के टाइम हुई थी। तो सेकंड अशोक के नाम से इन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हमारी कश्मीर में हुई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का सबसे मेजर क्या है कि अश्वंत घोष नाम के एक राइटर पोएट जो थे, बुद्धिस्ट मोंक थे, वो इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अटेंड की थी कनिष्क के टाइम। और फेमस फिजिशियन चरक के नाम से आप सबने जाना होगा, उन्होंने भी ये चीज अटेंड की थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी।
अब सबसे बड़ी चीज, जो बुद्धिज्म के दो सेक्ट हमने शुरू में डिस्कस किए थे, महायान, हीनयान, बेसिकली ये दो ही रहते हैं, एक वज्रयान होता है। वज्रयान मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, अदरवाइज का यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वज्रयान होता है जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो ये चीजें फॉलो करते हैं, ये आपका ज्यादातर सिक्किम साइड या आसाम में होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यू कैन से तिब्बत, भूटान, इधर ये चीजें वज्रयान बुद्धिज्म ज्यादा होता है, जो ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र। अगर आप सबने एक मूवी आई थी द लास्ट आवर, तो द लास्ट आवर में इस प्रैक्टिस को कहते हैं शमनिज्म, शमन प्रैक्टिस कहते हैं इसको बेसिकली। तो ये वज्रयान से ही लिंक होती है, ब्लैक मैजिक आपस में इनका लेना, पर आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इसका कुछ, मैं जस्ट वैसे ही बात कर रहा था। तो जो बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स हैं, हीनयान और महायान बुद्धिज्म थी, वो आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में ही निकली थी, जिसको महायान बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बेसिकली आइडल वर्शिपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि महायान बुद्धिज्म कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्रिएट हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फेमस है बुद्धिज्म में, इसकी कैपिटल थी पेशावर में। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट भी पेशावर, आप देखिए मैं इसकी आपके साथ इमेज शेयर करूंगा, गंधार बुद्धिज्म में और महायान बुद्धिज्म, और जो स्कूल ऑफ आर्ट है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। ये बेसिकली गौतम बुद्धा जी की जो आइडल है उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट है दोनों में। तो ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो थी पेशावर में, इसका कैपिटल था, और ये 78 एडी में जो एरा शुरू हुआ था, साका एरा, इसको बेसिकली साका एरा कहते हैं। ये भी हमारे हिंदू कैलेंडर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साका एरा लिखा। ये 78 एडी यहाँ से, जो एक्चुअल में हमारा आज के डेट में अगर 2021 बात करें तो ये 2021 एडी है, ओके। पर ये जो साका एरा है, अब इसमें जो 180 था, ये इसमें साका एरा 78 एडी से स्टार्ट हुआ है। तो यार देखेंगे इसमें 78 का डिफरेंस आपको रहेगा, या तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। एक्चुअल में प्लस में है ये, तो आप देखेंगे 21 कुछ होगा ये। तो ये साका एरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कुछ इसको स्टार्टिंग मानते हैं कि साका एरा फर्स्ट कैलेंडर हमारे यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये बेसिकली कनिष्क के बारे में था। आप इसके बारे में और भी जानकारी अगर लेना चाहें तो जरूर लें, मैं आपको यही कहूँगा। और जैसे कि अशोक के बारे में आपको पता है, अशोक की डेथ के बाद 200 साल से मौर्यंस ने रूल किया था। इसी तरह कनिष्क की डेथ के बाद जो कुशन एम्पायर था वो 150 ईयर्स तक चला। हुविष्का, वासुदेव नाम के जो आफ्टर रूलर्स आए, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो ये इतना सस्टेन और नाम नहीं कर पाए जितना आपका कनिष्क ने किया। और एक कनिष्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने सिल्क रूट को सिक्योर किया था। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट था कि जो चाइना था, चाइना में सिल्क बनाने की एक फॉर्मूला होता था कि सिल्क कैसे बनता है, और वो सिल्क जो था वो हमारा चाइना से लेके सेंट्रल एशिया तक मतलब उसकी डिमांड थी, एक्सपोर्ट होता था यूक्रेन से। अब एक्सपोर्ट उस टाइम एयरप्लेन्स तो थे नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे होता था? रस्तों से, पाथवे, पैदल रास्ते से। तो जब वो चाइना से चलेंगे तो इंडिया होके जाना पड़ता था, क्योंकि नॉर्थ से तो आप जा नहीं सकते थे, तो आपको ये इंडिया की जो ईस्ट स्टेट्स हैं इसमें से जाना पड़ता था। यहाँ से हम नीचे आएंगे देन इधर जाएंगे। तो यहाँ पे लूटपाट बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा मार देते थे। कई राजे थे जो इसका आप कह सकते हैं फॉर्मूला जानना चाहते थे कि क्या होता है जो इतनी चाइना में बनता है। 7000 स्टार्टिंग से ये यहाँ पे है, जब से हमारा हड़प्पन था। तो जो हमारा कनिष्क था इसने सिल्क रूट को सिक्योर किया था। लूटपाट इसके टाइम कम हुई थी, इसने बल्कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा किया था यहाँ पे सिल्क रूट में। तो सिल्क रूट के नाम से भी कनिष्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है कि एक कनिष्क, कुषाण रूलर कनिष्क था जिसने सिल्क रूट को सिक्योर किया था एज कम्पेयर टू अदर रूलर्स। तो ये सारा कनिष्क का है। तो यहाँ तक हमारा फॉरेन इन्वेजन जो मौर्यंस के बाद हुआ था वो यहाँ पे खत्म होता है, कुशन्स तक। इसके बाद आती है नेटिव स्टेट्स। अब जैसे कि हमारी ये हमने वेस्टर्न मौर्यंस की बात की है, तो जो वेस्टर्न मौर्यंस में इतनी हलचल हो रही थी तो ऑब्वियसली ईस्टर्न मौर्यंस में भी कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी। और हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा है कि दशरथ के बृहद्र आए थे। बृहद्र का जो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्रा सुंगा, इसने इनका वध करके सुंगा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था 185 बीसी, जो कि 73 बीसी तक चली थी। ओके,
इसके लास्ट रूलर थे देवभूति। आपने इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन सबके बारे में नाम जान जान के। तो सुंगा डायनेस्टी के बाद जो आए थे कानवा डायनेस्टी आई थी, इसके फाउंडर थे वासुदेव और लास्ट रूलर थे सुसराम। इसके बाद आए थे सतवाहनास, इनके फाउंडर थे सिमुका। इनके बारे में आप जान सकते हैं, इनके मतलब दो रूलर जो काफी अच्छे हुए, एक तो गौतमीपुत्र सतकर्णी और एक वशिष्ठपुत्र सतकर्णी। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा नेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सतवाहनास थे हमारे, ये हमारे आए थे जो आज में गुजरात और महाराष्ट्र रीजन है, यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी आई थी। ओके, ये जैसे आपका पाटलिपुत्र के बाद रूल कर रहे थे। जो सतवाहना डायनेस्टी थी जो आपकी गुजरात बेल्ट है, गुजरात से जो महाराष्ट्र आ जाती है नीचे, तो यहाँ पे सतवाहनास का रूल था। ओके, ये सतवाहनास रूलर यहाँ थे। तो इनके जो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठपुत्र सतकर्णी, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। और एक सिमुका इसके फाउंडर थे। मैं आपको इनके बारे में डिटेल नहीं दे रहा, अगर मैं आपको डिटेल दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं जस्ट आपको इनके रेलिवेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। 73 BC के बाद ये आए थे, देन सतवाहनास आए थे। 4 नेटिव स्टेट्स हमारी ये थी, फॉरेन स्टेट्स हमारी ये थी। ओके, अब इसके बाद जो काफी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है साउथ का, कि जब ये चीजें चल रही थी तो साउथ में क्या हुआ। साउथ में ऐसा क्या था कि आपका अशोक भी साउथ को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाया था, फॉरेन स्टेट जो थी ये भी साउथ में ज्यादा इन्वेड नहीं कर पाई थी। तो साउथ में उस टाइम जो चल रहा था वो था चेरा, चोलास, पांड्यास। इसके साथ ही काफी डायनेस्टीज रहती, पल्लवा डायनेस्टीज, राष्ट्रकूतास, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक ही लेक्चर लगेगा उसमें। तो साउथ में उस टाइम क्या चल रहा था, साउथ में टेम्पल्स काफी बने। ममलापुरम में टेम्पल आपने पिछले साल जरूर पढ़ा होगा, जो चाइना के प्रेसिडेंट जब आए थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं भी मीट किया था जिन्होंने, और यूनेस्को में भी इसका हेरिटेज साइट में काउंट हुआ था नाम पिछले साल ही। ममलापुरम जो था पल्लवा डायनेस्टी में नरसिम्हावर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्रोनोलॉजी में समझाने की कि किसके बाद क्या आया था, किसके बाद क्या आया था, ताकि इनकेस आपको मैच द फॉलोइंग आते हैं तो आपको वो भी क्वेश्चन आ सके कि कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम ये खत्म करेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट एडी में स्टार्ट हो चुका है टाइम, हम बीसी छोड़ के एडी में आ गए हैं। हमारा जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर थे, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे जो गुप्ता एम्पायर आएगा। चंद्रगुप्त वंश, स्कंदगुप्त, ऐसे आपने सुने होंगे अगर आप हिस्ट्री में नॉलेज रखते हैं, तो वो नेक्स्ट जो गुप्ता एम्पायर आएगा। और गुप्ता एम्पायर के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो जस्ट एक कोई गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म का बारे में आपको पूछता है तो वो गुप्ता एम्पायर थे। ओके, गुप्ता एम्पायर को हम गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म कह सकते हैं। अगर ये कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्यों कहते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताऊंगा। पर सबसे पहले हम साउथ का डिस्कस करेंगे कि जो संगम एज था, चेरा, चोलास, पांड्यास क्या थे, पल्लवास क्या थे, राष्ट्रकूतास क्या थे, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ज्योग्राफी इन्होंने कौन कौन सा रोल किया था, किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे मौर्यंस के बाद क्या हुआ था। मौर्यंस के बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन 2 कैटेगरीज में होगी थी। फॉरेन इन्वेजन हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न तक, मिडल में आप कह सकते हैं। और ईस्टर्न में जो हुआ था वो इन्वेजन नहीं हुआ था, जस्ट रूलिंग चेंज हुई थी। उन्हीं के अपने कमांडर की, कोई किसी को मार रहा था, कोई किसी को मार रहा था, कोई इन्वेड नहीं हुआ था। तो ये 2 कैटेगरीज थी। फॉरेन इन्वेजन हमारी जो हुई थी, सबसे पहले बैक्ट्रियंस आए थे, बैक्ट्रियंस के बाद हमारे साकास आए, साकास के बाद पार्थियंस आए, पार्थियंस के बाद कुशन्स आए। कुशन्स इंपॉर्टेंट थे। कुशन्स का सेकंड रूलर कनिष्क था जिसने बुद्धिज्म एम्ब्रेस की। सेकंड अशोक के नाम से उनको कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड कहते हैं। तो ये हमारा कनिष्क के बारे में चला, कुशन्स एम्पायर के। इसके बाद और नेटिव स्टेट्स के बाद हम चलेंगे साउथ में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साउथ की तमिल लिटरेचर के साथ। धन्यवाद।